हाँ बेटा देखिए, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन है, इसमें नहीं यार, किसमें डाल दिया क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप of 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of 2 kg of deuterium, take the fusion reaction as दिया गया है H21 plus H21 equal to 3H2 plus neutron plus 3.27 mega electron volt, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन दिया गया है बेटा। ये कह रहा है क्या कि हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। 2 kg मतलब एक ड्यूटेरियम में 2 kg के फ्यूजन से 100 वाट का बल्ब कितने टाइम तक ग्लो करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये इक्वेशन दिया गया है उसका, फ्यूजन का जो इक्वेशन है ये इस तरह से दिया गया है। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, हाँ सबसे पहले ये हम देखें कि जैसे अगर ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम का मतलब ये हो गया कि 2 ग्राम में कुल कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल में कुल कितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बेटा? 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 की पावर 23। या इसको हम लोग 2 kg भी बोल सकते हैं कि 2 ग्राम है तो 2 kg, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को यदि मैं केजी में बदल दूं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -3 kg हो जाएगा। क्या ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया है तो ये आपका हो गया किसमें? ये किलोग्राम में हो गया। और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट
इन 2 kg ऑफ द ड्यूटेरियम। अगर 2 ग्राम में इतने हैं नंबर ऑफ एटम, तो 2 kg में, यानी कि 2 ग्राम को हमने kg में बदल दिया, तो 2 इंटू 10⁻³ kg में अगर इतना है तो 2 kg में कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ ये तो हो गया 1 kg में। तो 2 kg में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो किसका, 2 का। ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻26 एटम। इतने उसमें क्या हो गए, एटम हो गए, कितने में, तो 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम में, ये हमें मिल गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि एनर्जी रिलीज एंड फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम, कुल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंस एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 2 ग्राम ड्यूटेरियम इक्वल टू कुल कितना, 2 ड्यूटेरियम 2 ग्राम नहीं, सॉरी 2 ड्यूटेरियम। तो देखो बेटा 2 ड्यूटेरियम में कुल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों को कितने में फाइंड करना है, तो ये जो हमने निकाला है, मतलब इतने एटम में कुल कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो देयरफॉर एनर्जी रिलीज इन 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, एनर्जी रिलीज इन 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, तो 2 kg में कुल कितने एटम है, ये है, तो ये आपका हो जाएगा सॉरी 3.27 अपान में 2 इंटू में 2 kg, तो 2 kg में कुल कितने एटम है, तो 6 इंटू में 10⁻26 ये आ जाएगा। इसको यदि सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9.81 इंटू में 10⁻26, ये इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होगी, कितने में, 6 इंटू 10⁻26 एटम में। ये कुछ 3 का मल्टीप्लाई 9.81, हाँ ठीक है। अगर इसको जूल में चेंज करें तो जूल में चेंज कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.696 इंटू में 10⁻15 जूल, सॉरी 10⁻13 जूल। देख लेना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि जो बल्ब की पावर है वो कितनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे बल्ब की पावर लिखी हुई है 100 वाट, कहाँ लिखा था हम लोगों ने, ये वाट क्या है, तो बल्ब की पावर है, तो पावर ऑफ बल्ब ये दे रखा है कितना, 100 वाट का। तो P इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिंस P इक्वल टू होता है W अपान में T, यही है, और ये किसके बराबर है, यही पावर है, यानी कि 100 वाट के ये बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड करना है, अगर ये 100 के बराबर है यानी कि कुल मिलाकर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कुल कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड
बाई बल्ब पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो गया 100 जूल। 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। तब हम लोगों को देखना है कि टाइम फॉर द व्हिच बल्ब विल ग्लो, तो कुल कितने टाइम तक बल्ब ग्लो करेगा। देयरफॉर टाइम फॉर बल्ब विल ग्लो, 1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी कंज्यूम करता है और हमारे पास कुल इतना जूल एनर्जी है, तो कुल कितने टाइम तक ये बल्ब चलेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या करें, इसको डिवाइड कर दो, इसको इसे डिवाइड करो। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। हमारे पास कुल एनर्जी ये है, 1 सेकेंड में इतना एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 15.696 इंटू 10 की पावर 13 अपन में, ये हो जाएगा 100। ठीक है, कुल मिला के क्या हो जाएगा ये इसमें से। हाँ बेटा बोलो सर लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा सर, एटम्स एनर्जी की बात। 1 सेकेंड, ये मैं करके फिर रिपीट कर दूं तो। हाँ बेटा बोलो सर, एक बार शुरुआत से रिपीट कर दो ना सर, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर इसमें। ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 15 ये सेकेंड में आ रहा है बेटा, ये सेकेंड में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 15.696 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 11 सेकेंड। अगर इसको ईयर में बदलें तो ईयर में कैसे बदलेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सेकेंड को पहले मिनट में बदलेंगे 60 से डिवाइड करके, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में बदलेगा, फिर उसमें 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दिन में बदलेगा, फिर उसमें 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो महीने में बदलेगा, 12 से डिवाइड कर दें तो ईयर में बदल जाएगा। मतलब इतनी सारी चीजें करेंगे तो कुल मिलाकर के ये आपका फाइनली जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 4.97 इंटू 10 की पावर 4 ईयर। ये इतने ईयर तक वो बल्ब जो है ग्लो करेगा बेटा, इतना ईयर तक ये बल्ब ग्लो करेगा यदि 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर 1 सेकंड में 100 वाट अगर एनर्जी निकल रही है मतलब 100 जूल, तो इतना ईयर तक बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन दिया गया कि हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज, ये आपका रिएक्शन दे दिया गया है। अब इसमें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, जिसमें 1 मोल में 6 इंटू 10⁻26, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 1 मोल में एटम की संख्या कितनी होती है उसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं ना। यस सर। हाँ यस सर, एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो देखो बेटा ये इसमें बताइए नंबर ऑफ एटम, मतलब 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम या इसको हम 1 मोल बोले तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे 2 ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम कहाँ लिखा है इसमें, हाँ यहाँ से ये दे रखा है ना, हाउ लॉन्ग, एक मिनट, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। हाँ ड्यूटेरियम है तो इसलिए इसको 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 ग्राम ड्यूटेरियम, यानी कि 2 ग्राम में 2 × 10⁻³ -3 kg, जिसको 1 मोल कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ एटम्स ये होंगे। अब हमें फाइंड करना है कि 2 kg में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो भाई अगर इतने kg में इतने एटम है तो पहले 1 kg का निकालने के लिए हमने इसको इसे डिवाइड कर दिया, और फिर 2 kg चाहिए तो हमने 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करने पर 6 × 10⁻26 एटम आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है कि एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूटेरियम। 2 ड्यूटेरियम में कुल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम एनर्जी रिलीज हो रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है कि 2 kg, यानी कि 2 kg का मतलब कितना हो गया 6 × 10⁻26 एटम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि 2 kg यानी कि 6 × 10⁻26 एटम में कुल कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर 6 × 10⁻26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 एटम में कितना होगा, और फिर उसके बाद से इतने से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल मिलाकर के ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा। अब पावर ऑफ द बल्ब की पावर कितनी है 100 वाट। P = W/T, कहने का मतलब है कि 100 यही 100 वाट है, मतलब कि पर सेकेंड उसमें 100 जूल एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। जूल क्यों लिखा, तो क्योंकि पावर की ये यूनिट है, तो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी खर्च हो रही है। अब अपने पास अगर कुल इतनी एनर्जी है तो बल्ब कितने टाइम तक ग्लो करेगा। अगर 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है तो इतनी एनर्जी को खर्च होने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, इस पूरी एनर्जी को इसे डिवाइड कर दो, तो हमने इस पूरी एनर्जी को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद से ये तो सिंपल दिख रहा है कि ये 2 0 इसमें से कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10⁻11 हो गया। अब इसको ईयर में बदलने के लिए बहुत बड़ा सेकेंड है, देखो 10⁻11 बहुत ज्यादा है। तो सेकेंड को पहले हमने आवर में, सॉरी मिनट में, मिनट को आवर में, आवर को डे में, डे को मंथ में, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और मैंने बताया था ना कि कैसे कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसको पहले 60 से डिवाइड करेंगे, अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 से डिवाइड करोगे तो डे में चेंज हो जाएगा। फिर 30 से डिवाइड करोगे तो मंथ में चेंज हो जाएगा। फिर 12 से डिवाइड कर दोगे तो ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के इतना ईयर आ जाएगा। और बोलो बेटा कुछ पूछना है इसमें। राजीव, जयेश, निखिल, समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वेव फ्रंट। डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफाइन वेव फ्रंट। ये हाफ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बोला गया है कि ड्रॉ द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सॉरी ड्रॉ द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट when the plane incident wave undergoes refraction from
refraction of from optical denser, from optical denser medium to rare medium, denser medium to rare medium, hence prove Snell's law of refraction, hence prove Snell's law of refraction. ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहली बात की पूछा है कि वेव फ्रंट क्या है, तो ऑलरेडी अगर इसको सिंपल बोलचाल की लैंग्वेज में बोले तो जब पानी में हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो उसकी जो लहरें हमारे तरफ उठते हुए आती है, एक क्रेस्ट होता है और एक डाउन को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट एंड क्रेस्ट ऐसे बोलते हैं क्या हैं? नहीं, एक बार लहरें ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, उसको क्या बोलते हैं? एक तो क्रेस्ट बोलते हैं, एक थ्रस्ट बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो जब पानी में हम लोग स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो उसमें से क्या होती है, इस तरीके से जो लहरें उठ करके हमारे तरफ बढ़ती हुई आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव फ्रंट। तो अगर इसको हम डिफाइन करें वेव फ्रंट को, तो वेव फ्रंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। वेव फ्रंट इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, द लोकस ऑफ ऑल ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ ऑल oscillating or vibrating particles in same phase is called wave front, in same phase is called wave front, इसी को वेव फ्रंट कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसी को वेव फ्रंट कहा जाता है। तो इतनी चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब ये कर रहे हैं कि ड्रा द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट व्हेन द प्लेन इंसिडेंट वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करके बताना है कि कोई प्लेन वेव फ्रंट जब किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो उसका डायग्राम कैसा होगा, ये बताना है। फिर इसी में आगे इन्होंने ऐड कर दिया है हेंस प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी की हेल्प से हमें स्नेल्स लॉ को क्या करना है, प्रूव करके बताना है। तो ये सारी चीजें पूरा डेरिवेशन अगर जो भी अगर आपने नोट्स बनाया होगा उसमें देखे होगे तो ये पूरा करा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये मैं रब करता हूँ। सबसे पहले तो इसका हम लोग ड्रॉ करें कि वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट किस तरह से इंसिडेंट होता है। तो पहले तो हमें दो मीडियम लेना है, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। जैसे मान लीजिए ये इसके ऊपर ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम इसको V मान लेते हैं, V1 मान लें कि इसमें जो लाइट की स्पीड है V1 है, और इसको मैं मान लेता हूं डेंसर मीडियम। इसमें लाइट की जो वेलोसिटी है वो V2 है। बट नेचुरल है कि अब इसमें से V1 और V2 में कौन सा ज्यादा होगा बेटा, जल्दी से बता दो, कौन ग्रेटर होगा? बोलो बेटा, इसमें लाइट की जो स्पीड होगी ज्यादा होगी कि इसमें कम ज्यादा होगी? हाँ, V1 इज ग्रेटर देन V2 होगी, V1 इज ग्रेटर देन V2 होगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए
कि कोई वेव फ्रंट अगर इस तरह से यहाँ से, जैसे मान लो कि ये मार्कर देखो बेटा, ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है और ये इस तरह से चलते हुए आता है और यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करता है। ये पूरा वेव फ्रंट इस तरह से आता है और आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करता है। तो अगर इसको मैं इस तरह से बना लूँ, अब ये दोनों तरफ भाई ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, तो इस तरह से हमने बना दिया, ये कुछ ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मत ले जाओ इसको, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आएगा। और जैसे मान लो कि ये यहाँ तक आया और ये जो है इसका वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, इसको हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो कि आपने ड्रॉ कर दिया, क्या एक नॉर्मल इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो ये जो एंगल लाइन बनेगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इससे इस रे को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इसके बाद जैसे ही ये आता है तो ये इंसिडेंट रे आकर के यहाँ पे तो स्ट्राइक कर जाएगी, इसके ऊपर रेयर है, इसके नीचे डेंसर है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगी, रिफ्रैक्शन होएगी तो आगे यानी कि दूसरे मीडियम में इंटर करेगी। लेकिन ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, अब इसकी स्पीड कम हो चुकी होगी, क्योंकि देखो ये डेंसर है तो स्पीड कम है। तो और ये जो अभी जो रे ऑफ लाइट है अभी भी ये रेयर में ही चलेगी, यहाँ से डेंसर में इंटर कर जाएगी लेकिन ये रेयर में ही चलेगी। और रेयर में चलते चलते ये मान लो कि ये इस तरह से आकर के यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करती है। उस समय तक यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन हो चुका होगा। जब रिफ्रैक्शन हो चुका होगा तो ये अपने नॉर्मल की तरफ क्या होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और बेंड होने के बावजूद भी क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, ऊपर वाले की स्पीड से कम हो चुकी होगी। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक चलने में अगर इसमें टाइम t लग जाता है, t टाइम लगता है, t टाइम लगता है, तो उस सिचुएशन में इसका नाम दे देते हैं बेटा। मान लो कि ये है और ये b है और इसका मैंने नाम दे दिया c। तो b से c तक जाने में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, जल्दी से बता दो। b से c तक अगर चलता है तो कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा राजदीप? हैं? नहीं, BC को बताओ ना। BC तो ठीक है, B से C तक चलेगा, लेकिन ये डिस्टेंस कितना कवर होगा? BC डिस्टेंस है लेकिन BC इक्वल टू कितना होगा? BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ये टाइम है और ये इसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। और ठीक उतने ही टाइम में अगर ये वाली रे ये से इधर आ रही है, मान लो कि ये आ जाती है आपके ई पे, मान लीजिए कि या डी पे, कुछ भी लिख लो। मान लो कि अगर डी पे आती है तो ये से डी तक चलने में कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, बोलो। ए से डी तक अगर चलती है, टाइम उतना ही है, टाइम सेम है, टी टाइम, तो ए से डी तक चलने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी सर? v2t। गुड, v2t, क्योंकि इस मीडियम में स्पीड जो है कितनी है, v2 है। तो ए से डी तक चलने में ये टाइम, ये डिस्टेंस कवर किया कितना, v2t। अब हम क्या करें, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको इस तरह से ज्वाइन अब हमने कर दिया, डी से सी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बेटा ये 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे ये पूरा एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट पे ये जो नॉर्मल है ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा।
तो अब हम लोग को ये देखना है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब इसको यदि आर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आर से, तो ये बता दो बेटा, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल यदि आई है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, बोलो, ये एंगल कितना आ जाएगा? ये पूरा 90 है, 90 माइनस। गुड, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। एक मिनट, मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा तिरछा, 90 माइनस आई आ जाएगा। अब ये एंगल बता दो बेटा कि ये एंगल कितना हो जाएगा? ये नॉर्मल 90 माइनस 90 सर आई हो जाएगा, ये सिर्फ आई हो जाएगा, होगा ना? देखो ये नॉर्मल से इसके साथ में ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 माइनस 90 माइनस आई, तो ये आई आ जाएगा। देखो 90 माइनस 90 माइनस आई, 90 से 90 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आई हो गया। ठीक है, ये मिल गया आपका। और ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। जब ये 90 है और ये आर है, तो ये एंगल जल्दी से बता दो कितना डिग्री हो गया? 90 माइनस 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 90 माइनस आर बन गया, और इसको भी हम लोग आर कहेंगे, ये भी आर है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ये बेटा ये बन गया है आपका कंप्लीट, जो क्या पूछा गया था, ड्रा द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हमने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का एक डायग्राम यहाँ पे आपको बना के बता दिया। ठीक है, अब हम लोगों को स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, तो कैसे स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे? देखो बेटा यहाँ से ध्यान से देखो, ये भी कितना हो गया V2 इंटू टी, ए से डी तक। एक बार सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या मिलेगा बेटा? अगर मैं साइन आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होता है ना बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये मिल जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ आई इक्वल टू, बोलो बेटा, अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो इसके सामने की जो BC होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो AC इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो क्या ये क्या मिलेगा बेटा हमें? BC अपान में AC, BC अपान में AC, BC के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं V1 इंटू टी, और यहाँ पे लिख दो AC, इक्वेशन फर्स्ट। और नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ बेटा, इन ट्रायंगल ADC, ADC क्या मिलेगा? ये आर को लेना है, तो साइन ऑफ आर इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AD, और हाइपोटेनियस क्या होगा? ये 90 है तो AC हाइपोटेनियस, AC, AD इक्वल टू कितना है? AD इक्वल टू V2 इंटू टी है, V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई AC, ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो 1 जो है साइन आई, लेफ्ट को लेफ्ट से, साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू V1 टी अपान में AC, V1 टी अपान में AC होल अपान V2 टी अपान में AC, V2 टी अपान में AC, AC से AC कैंसल, T से T कैंसल, V1 अपान में V2। यही तो हम लोग पढ़े थे बेटा कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो पढ़ के आए थे। समझ में आ रहा है क्या? यही तो पढ़ के आए थे। इसको हम लोग 1μ2 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये साइन आई अपान में साइन ऑफ आर,
राजदीप, जयेश, निखिल, आया बेटा समझ में? आया समझ में? यस। जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन के रिस्पेक्ट में टू का क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। आया बेटा समझ में? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर थोड़ा बहुत आ गया सर। क्यों पूरा बहुत क्यों नहीं आया? थोड़ा बहुत क्यों आया? सर वो बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, इसलिए। तो नेटवर्क उड़ा है, सॉरी नेट उड़ा क्यों देते हो आप अपना? सर आज सर मैं तो यूज ही नहीं करता सर, फोन ही रख देता हूँ, तो मैं फोन को भी यूज नहीं करता। पता नहीं सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है फिर भी। अभी क्लियरिटी है क्या? दिख रहा है क्या अभी? हाँ सर, बीच बीच में क्लियर होता है, फिर वापस बाद में ब्लर हो जाता है। क्या नहीं समझ में आया इसमें से बता दो आप, क्या नहीं समझ में आया है? हाँ सर, अपन ने फिर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए अपन ने। उसके बाद साइन आई साइन आर करा, उसके बाद क्या किया? साइन आई साइन आर, ये तो इसका मतलब कि ये दोनों समझ में आ गया। हाँ सर, वो तो नॉर्मल है बस अपन ने। तो बस कुछ भी नहीं, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो देखो ये डिवाइड करा है। हाँ, V1/V2 आ गया। ये आ गया V1/V2। V1/V2 को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ के आए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ सर। ठीक है, ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो बस इनके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यही तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू 1/2 मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो स्नेल्स लॉ होता है। 10th क्लास में भी स्नेल्स लॉ दिया गया है। सर एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ सर आपने लिखा ना 1 म्यू 2, तो उसको अपन पढ़ते हैं क्या? हाँ, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके सर। मतलब जो बाद में लिखा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके सर। राजदीप समझ में आ गया बेटा? निखिल? यस सर। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था अपना। बस इतना ही क्वेश्चन था। इसमें मैंने इस सैंपल पेपर में ये देखा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस न्यूमेरिकल को छोड़ करके। खैर हम लोगों ने न्यूमेरिकल अभी करा नहीं है। न्यूमेरिकल को छोड़ करके जितने भी या न्यूमेरिकल में जो फार्मूले यूज हो रहे हैं हर चीज हमने पढ़ा है बेटा, हर चीज पढ़ा है अभी तक। अभी ये कौन सा क्वेश्चन था? 7 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि जहां पे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। 8वां क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। 8वां क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ, करेंगे अपन कल। 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप सर। हाँ बेटा बोलो। तो डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करना? इसके डायग्राम को नहीं तो एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। अपन अब मान लो कि इस पे कितना लिखेंगे, आप अपने तरफ से आप लोग लिखो ना। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। वेव प्लेन फ्रंट है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा ही है। आप लोगों को इसको तरीके से लिखना है। आपको लिखेंगे तो ही जाकर के फुल मार्क्स मिलेगा बेटा। अगर मान लो कि एकदम से ऐसे शॉर्टकट में कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। शॉर्टकट में अपन करेंगे, शॉर्टकट में वो भी करके दे देंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं करना है। क्वेश्चन का नेचर देखो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन क्या करेंगे सर डायग्राम में? अरे बस ये जो इसमें बनाया है उसी को लिख देना है बेटा। अभी आपने इसको क्या बोलते हो? ये जो लाइन खींची गई है इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन को प्रिंसिपल।
राजदीप? सर सरफेस ऑफ मीडियम, ये जो मीडियम को जो अलग करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेक्शन, देख लेना आप लोग। इस लाइन का एक नाम है लाइन ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर के मीडियम को आपको कंसीडर करना है, वो बताना है। यहाँ पे हमने ये भी माना है कि लेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम बी v1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम बी v2 वेयर v1 इज ग्रेटर देन v2। आप ये सब लिखते हो तो ऐसे ही आपको ये 4-5 लाइन बन जाएगा। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लेट AB बी द वेव फ्रंट विच इज इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू द डेंसर मीडियम। फिर आपको ये बताना है कि व्हेन ये रे ऑफ लाइट ए स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम, then incident ray of B move in the rare medium, and when the ray of light A enter into the denser medium, after that ray of light B move in the rare medium. If in the time t incident ray reaches at C, then refracted ray A reach at the D. Distance covered by ray of light from B to C is v1 into t. That means velocity into time. While ray of light A reaches at D, AD equal to v2 into t. Now join D to C. This is the complete ray diagram of the wave front. अब आप इसके एंगल को एक्सप्लेन करोगे, एंगल पर डालोगे, उसके बाद लिखोगे इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ फाई इक्वल टू BC अपान में AC इक्वल टू v1t अपान में AC, एंड इन ट्रायंगल ADC साइन R इक्वल टू AD अपान AC v2t अपान में AC डिवाइडेड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। बाकी सब करोगे। अब जितना मैंने बोला है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। आप लिखोगे तो कम से कम ये 1.5 पेज का क्वेश्चन बने सॉल्यूशन बन जाएगा, 1.5 से 2 पेज का सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लेन करना।